साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 31 अक्टूबर 2025 है और हम जानते हैं 31 अक्टूबर को हमारा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश के महानायक प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और उन्हें आयरन मैन लौह पुरुष कहा जाता है। साथियों, कोई ऐसे ही लौह पुरुष नहीं हो जाता है, ऐसे ही युग पुरुष नहीं हो जाता है। लौह पुरुष होने के लिए वह दृढ़ता, वह आत्मसंयम, वह अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी। इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष की उनकी एक वानगी उनके जीवन से जुड़ी हुई एक मार्मिक संस्मरण से भी देखने को मिलता है। जब वो वकालत कर रहे थे अहमदाबाद में, अपने जस्टिस के सामने तर्क चल रहा था, क्लाइंट के लिए अपने पक्ष रख रहे थे, तभी उन्हें उनके सहायक द्वारा एक चिट्ठी दी गई। उस चिट्ठी को उन्होंने देखा जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, आप तत्काल घर पहुंचिए। उस चिट्ठी को पढ़कर सरदार जी ने उस चिट्ठी को अपने जेब में रख लिया और क्लाइंट के लिए अपने तर्क रखे, उसके पक्ष रखे और पूरी जिरह को पूरा किया और उस अपने जो क्लाइंट थे उसे दोष मुक्त भी करा दिया। तत्पश्चात वो घर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। स्वाभाविक रूप से ये पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ते होते हैं। दर्द भी हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से आत्मसंयम का परिचय दिया और कहा कि वो भगवान के घर चले गए और पुनः वो अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए कर्तव्य में लग गए। तो ऐसे आत्मसंयम और दृढ़ निश्चयी थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड में एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। साधारण परिवार में, किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। साधारण प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपके नाडियाड में हुई। इसके पश्चात आप बैरिस्टर एक्ट लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से लौटने के पश्चात आपने वकालत करना प्रारंभ किया और पूरे ही ईमानदारी, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ में, निष्ठा के साथ में एडवोकेसी करना प्रारंभ किया। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनसे काफी प्रभावित हुए। इसके पश्चात लगातार गांधी जी के साथ उनके आंदोलनों में भाग लेकर देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लगातार उनके प्रयास जारी रहे। खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1928 में बारदोली सत्याग्रह, बारदोली गुजरात में ही है। वहां के किसान अंग्रेजों के शोषण से परेशान थे, उनके टैक्सेशन से परेशान थे। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां उस समय तो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, बारदोली में जाकर सत्याग्रह किया और उनकी इस सफलता से वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार के अलंकार से विभूषित किया। तब से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए। इसके बाद भी वो नमक सत्याग्रह में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और देश की आजादी के पश्चात भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के प्रथम गृह मंत्री बने। अंग्रेज जब भारत से गए तो देश को संगठित छोड़कर नहीं गए, बल्कि भारत को विखंडित छोड़कर करके गए। माउंटबेटन प्लान में बनाया गया था कि भारत में जो रियासतें शामिल होना चाहें हो सकती हैं, जो स्वतंत्र रहना चाहें वो स्वतंत्र रह सकती हैं और जो पाकिस्तान में मिलना चाहती हो पाकिस्तान में मिल सकती हैं। अतः भारत उस समय
भारत में 562 562 रियासतें थी, जिनके अपने राजा रजवाड़े थे, उनके अपने कानून थे, उनका अपना तरीका था। लेकिन देश को अखंड करना था, देश को संगठित करना था, देश को एकजुट करना था। अतः इन 562 रियासतों को भारत में विलय कर लिया, भारत में मिला लिया। अपने अटूट निश्चय, दृढ़ निश्चय, साहस, कूटनीतिक परिचय, राजनीतिक इच्छा शक्ति, 562 रियासतों ने भारत में विलय कर लिया। देश संगठित हो गया। 3 रियासतें ऐसी भी थी जो भारत से स्वतंत्र रहना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। वो रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यहां भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने देश प्रेम, अटूट निश्चय और कूटनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जूनागढ़ को, हैदराबाद को और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया, भारत में विलीन कर लिया, भारत के अंग बन गए। तो ऐसे दृढ़ निश्चयी हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश की आजादी के समय जो हमारे देश की भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को मजबूत किया और इन्हें स्टील फ्रेम कहा। इस सिविल सेवा को उन्होंने स्टील फ्रेम कहा। इसके पश्चात भी उनका देश में जो उनका अप्रतिम योगदान है, उनको हमेशा याद किया जाता रहा। उनका कद इतना कद्दावर था, इतना महान था, इतना ऊंचा था कि उनकी इस देश की एकता को एकजुट करने के लिए उनकी याद लोगों के हृदय में समाहित रहे, लोगों को हमेशा याद आती रहे। इसके लिए भारत के गुजरात में केवाड़िया शहर में, जिसे अब एकता नगर, पहले तो नर्मदा नगर कहा गया था, अब उसका नाम एकता नगर कहा जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, एकता की मूर्ति 182 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित कर दी गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। साथियों, उस मूर्ति को बनाने वाले शिल्पकार को भी हमें याद रखना चाहिए। वो शिल्पकार थे, वो मूर्तिकार थे रामा बी सुतार। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। मरणोपरांत 1991 में देश की आजादी में उनके अप्रतिम योगदान और राष्ट्र को एकजुट करने के उनके असाधारण प्रयास और सफल प्रयासों के कारण 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तत्कालीन समय में राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर वेंकट रमन। तो आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी बड़े भव्य समारोह, भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और देश में जगह जगह शासकीय संस्थानों में, प्राइवेट स्थानों में जगह जगह राष्ट्रीय एकता की शपथ ली जा रही है कि हम इस देश को संगठित रखेंगे, अखंड रखेंगे, एकजुट रखेंगे और देश के लिए सदा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह निष्ठावान होकर, कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कार्य को करते रहेंगे। उनके देश को एकजुट करने, रियासतों को भारत में विलीन करने के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। साथियों, बिस्मार्क वही थे जो कि जर्मनी के चांसलर थे। जब वो जर्मनी में पद संभाला था तब जर्मनी भी टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, विखंडित था, कई राज्यों में बटा हुआ था।
जर्मनी को एकीकृत किया, उन राज्यों को संगठित किया। बिस्मार्क का नाम जर्मनी के एकता के लिए, एकजुट करने के लिए एक बड़ी उपाधि के रूप में, जब भी कभी देश की एकता और अखंडता की बात होती है तो बिस्मार्क एक पर्याय के रूप में याद किए जाते हैं। इसलिए हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम देश की एकता और अखंडता की शपथ लेते हैं। साथ ही जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं रन ऑफ यूनिटी, उसमें भी हम भाग लेकर देश प्रेम का परिचय देते रहेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।